अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर हमारा 9 चल रहा है जो कि सिंपल मशीन्स है। और आज इस चैप्टर की हम लोग दूसरी सिंपल मशीन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम इंक्लाइन प्लेन है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन और साथ ही साथ इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन प्लेन की डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन के मुताबिक a surface whose one end is higher than the other end is called an inclined plane। ये इसकी एक डेफिनेशन है और इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है जो कि है an inclined plane is actually a rigid plane which is kept inclined to the horizontal at a certain angle। ये इंक्लाइन प्लेन की दो पॉसिबल डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन और ये हमारे पास जो है वो दूसरी डेफिनेशन है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों हमें एक ही बात बता रही हैं, एक ही चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं, लेकिन अलग अलग अंदाज से, अलग अलग वर्डिंग के साथ। तो पहली वाली जो डेफिनेशन है वो हमें क्या बता रही है कि अ सरफेस हुज वन एंड इज़ हायर देन द अदर एंड इज़ कॉल्ड एन इंक्लाइन प्लेन। कि एक ऐसी सरफेस या एक ऐसी चीज़ जिसका एक एंड जो है वो हायर हो और दूसरा एंड जो है वो लोअर हो। एक ऐसी सरफेस जिसका एक एंड जो है वो हायर हो और दूसरी एंड जो है वो लोअर हो, उसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं, पहली डेफिनेशन के मुताबिक। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक भी यही है कि एन इंक्लाइन प्लेन इज़ एक्चुअली अ रिजिड प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन जो है वो एक्चुअली एक रिजिड मजबूत किस्म का प्लेन होता है। प्लेन क्या होता है? जिसकी दो साइड्स हो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये मिला के जो है वो एक हमारे पास प्लेन बनाता है। तख्ता या फिर सरफेस जो है इसी को बोलते हैं, इसी प्लेन को बोलते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है प्लेन की, कोई भी ऐसा लंबा किस्म का फट्टा हो लकड़ी का या फिर कोई सरफेस हो या फिर किसी भी चीज़ का हो, हम लोग उसको यहाँ पे रिजिड प्लेन बोल रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ रिजिड प्लेन। ये एक मजबूत किस्म का प्लेन होता है, फट्टा होता है, तख्ता होता है, विच इज़ केप्ट इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग इंक्लाइन करते हैं या फिर एक सर्टेन एंगल के ऊपर रखते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल क्या होता है हमारे पास? हॉरिजॉन्टल जो होता है वो हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं। एक्स एक्सिस वाली जो हमारे पास लाइन होती है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। सीधी वाली जो होती है, इस सीधी लाइन के साथ अगर किसी तख्ते को, अगर किसी फट्टे को, अगर किसी रिजिड किस्म के प्लेन को हम लोग इंक्लाइन करके रख दें, इंक्लाइन करने का मतलब कि सर्टेन एंगल के ऊपर रख दें, तो वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन बनाता है, या इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। ये इसका एंगल होगा इस वाले फट्टे का, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये हमारा फट्टा है या रिजिड प्लेन है या तख्ता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। इसको हम सरफेस भी बोल सकते हैं, जो ऊपर बोला था कि एक सरफेस जिसकी एक एंड जो है वो हायर हो दूसरी एंड से, वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन बनाता है। तो इसको अगर हम लोग यूँ करके रख दें, यूँ करके रख दें, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना के रख दें, तो ये जो हमारे पास बनाता है या फिर ये वाली जो चीज़ होती है पूरी की पूरी, इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। और डेली लाइफ के अंदर हमने ये चीज़ कहाँ पे देखी है? अक्सर जो ट्रक के अंदर सामान लोड करना होता है या किसी हाइट के ऊपर सामान जो है वो लोड करना होता है,
तो उसके दो मेथड होते हैं, या तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है वो हाइट है, यहाँ तक जो है आपने इस लोड को जो है वो उठाना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको यूं करके उठा लो, अपोजिट डायरेक्शन में यूं करके फोर्स लगाओ और इसको जो है वो लिफ्ट कर लो। लेकिन अगर जो ये लोड है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी हो और आप इसको इस तरह से फोर्स ना लगा सकते हो, तो फिर आप क्या करते हैं, ये अक्सर हमने ट्रकों के अंदर या फिर जब भी किसी सामान को हाइट के ऊपर लेके जाना होता है तो देखते हैं हम लोग कि वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह का फट्टा लगा लेते हैं। मज़दूर वगैरह जब ब्लॉक वगैरह उठाने होते हैं किसी हाइट के ऊपर, तो वो इस तरह का फट्टा लगा लेते हैं, या फिर ट्रक के अंदर भी सामान लोड करना होता है तो वो इस तरह का फट्टा लगा लेते हैं और यहाँ पे लोड रख देते हैं और यूं एफर्ट लगा रहे होते हैं, या फिर खुद उठा के जो है वो इस तरह से लेके जा रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो हमारी एफ़र्ट होती है वो काफ़ी कम लगानी पड़ती है हमें और चीज़ ऊपर चली जाती है। वो कैसे होता है वो आगे मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर हम लोग देखेंगे कि एफ़र्ट जो है वो कैसे कम लगानी पड़ती है और हाइट के ऊपर जो है हम लोग एक चीज़ को लेके चले जाते हैं। तो ये सिंपली जो है वो एक इंक्लाइन प्लेन होता है जिसका एक एंड लोअर हो, एक एंड हायर हो, या फिर एक ऐसा रिजिड प्लेन जिसको हम लोग इंक्लाइन करके रखें हॉरिजॉन्टल के साथ किसी सर्टेन एंगल के ऊपर, इसको हम लोग इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। अब इसके मैकेनिकल एडवांटेज के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इस तरह रखने से, इस तरह करके हमें किसी हाइट के ऊपर लेके जाने से क्या फ़ायदा होता है। और वैसे भी अगर ख़ुद भी हम लोग देखें तो इस तरह से कम फोर्स हमें लगानी पड़ती है बनिस्बत इसके कि हम लोग डायरेक्ट किसी चीज़ को लिफ्ट करें नीचे से यूँ ऊपर। अगर हम उसको इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रख के यूँ लेके जाएं तो हमें कम एफर्ट जो है या फिर हमें कम फोर्स लगानी पड़ती है और वो जो लोड होता है वो आसानी से हाइट के ऊपर पहुंच जाता है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ और उसके बाद जो है ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा, मज़ीद डिटेल के अंदर समझ में आ जाएगा कि कैसे कम एफर्ट के साथ जो है हम लोग किसी चीज़ को हाइट के ऊपर लेके जाते हैं और कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कि डिपेंड करता है मैकेनिकल एडवांटेज के साथ इंक्लाइन प्लेन के। मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कम या ज़्यादा होगा उसका रिलेशन। तो मैकेनिकल एडवांटेज की एक वैल्यू आएगी जिस तरह से लीवर के अंदर आई थी कि एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म जो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ आएगी इसकी मैकेनिकल एडवांटेज की जिसको हम लोग कम या ज़्यादा करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एफ़र्ट जो है हमें कितनी कम या कितनी ज़्यादा जो है वो मिल रही है उस चीज़ को ऊपर नीचे करने से। तो मैकेनिकल एडवांटेज की तरफ बढ़ते हैं और मैकेनिकल एडवांटेज जो है उससे पहले हम लोग बेसिकली इसकी डायग्राम बना के लेबलिंग वगैरह करेंगे ताकि मैकेनिकल एडवांटेज में जो जो चीज़ें हम लोग लिखें वो हमें समझ में आ जाए। मैकेनिकल एडवांटेज है और मैकेनिकल एडवांटेज से पहले हम इसकी एक यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं और इसकी लेबलिंग वगैरह भी कर लेते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन है जिसकी जो लेंथ है वो L है। ये हमारे पास एक प्लेन था, एक तख्ता था जिसकी लेंथ जो थी वो L थी और इसको हमने हॉरिजॉन्टल के साथ यानी कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा के ऊपर रख दिया, एंगल थीटा बनाया और इसके ऊपर रख दिया और जहाँ तक रखा वहाँ तक की जो हाइट जो थी वो h थी। यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से लेकर या फिर इस ग्राउंड से लेकर जहाँ तक हमने इंक्लाइन प्लेन रखा उसकी हाइट जो है वो h है। इस प्लेन की जो लेंथ है वो हमारे पास L है और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या फिर एक चीज़ रखी हुई लोड जो कि ऊपर की तरफ जो है वो हम लोग लेके जा रहे हैं, एफ़र्ट लगा रहे हैं हम लोग इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, एफ़र्ट हम लोग इसके ऊपर लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। और हो रहा क्या है कि जो ये हमारे पास लोड है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब सबसे पहले तो जो इसके ऊपर फोर्स होगी एक वो इस डायरेक्शन में होगी नीचे की तरफ जो कि लोड होगी W या फिर वेट जो कि इसका नीचे की तरफ लग रहा होगा। और हम एफ़र्ट कैसे लगा रहे हैं, इस तरह से एफ़र्ट इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और जो लोड है इसका या फिर जो वेट है इसका वो नीचे की तरफ लग रहा है। एफ़र्ट क्यों लगा रहे हैं, लोड यूँ लग रहा है, हाइट जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की है और जो इसकी लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की है और ये जो है ये हमारे पास थीटा है। अब
इन पॉइंट्स को जो है वो हम लोग नाम दे देते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाला, और ये जो पॉइंट है ये सी है। ये मिलके एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं जिसकी ये वाली एंड जो है वो 90 डिग्री है। और राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 5 जब स्टार्ट किया था, तो हमने उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल पढ़े थे और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी पढ़े थे, जिसके अंदर हमने 3 किस्म के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पढ़े थे जो थे साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा। साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो थी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस थीटा की जो वैल्यू थी वो थी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू थी वो थी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और चूंकि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमें जो ज़रूरत होगी, जो रिक्वायर्ड होगा, वही साइन वाला होगा, तो हम जो दूसरे हैं वो अभी फ़िलहाल मिटा रहे हैं। ये एक रेफरेंस है या फिर एक याद दहानी है कि ये वाली जो चीज़ थी ये हमने पढ़ी हुई थी, जो कि आगे इसके मैकेनिकल एडवांटेज के अंदर यूज़ होगी। तो इसके मैकेनिकल एडवांटेज के पॉइंट्स लिखते हैं, और पॉइंट्स के मुताबिक या पहले पॉइंट के मुताबिक, इफ़ अ लोड W इज़ पुल्ड, कि अगर एक जो लोड W है उसको पुल्ड किया गया है या उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है, खींचा गया है उसको along an inclined plane AB which is inclined at an angle theta with x-axis या फिर हॉरिजॉन्टल। ये इसका पहला पॉइंट है। और पहले पॉइंट के मुताबिक जो हमने यहाँ पे काम किया है इस डायग्राम के ऊपर, वो इसको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक लोड W पुल किया गया है, इस पुल्ड अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन AB, अगर एक लोड को इंक्लाइंड प्लेन AB के ऊपर पुल किया गया है, खींचा गया है ऊपर की तरफ या फिर धकेला गया है ऊपर की तरफ, इंक्लाइंड प्लेन AB विच इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, जो कि एंगल बना रहा है या फिर इंक्लाइंड है एंगल थीटा के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस से या फिर एक्स एक्सिस से, तो क्या होगा दूसरे पॉइंट के ऊपर, द वेट ऑफ द लोड एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये इसका दूसरा पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि अगर एक लोड W को पुल किया गया है इंक्लाइन प्लेन AB के ऊपर, जो कि एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो जो इस लोड का वेट होगा वो वर्टिकली नीचे की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा, जो कि हमें पता है कि किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड या फिर ज़मीन की तरफ जो वो एक्ट कर रहा होता है। तो दूसरे पॉइंट के अंदर हमें ये बात बताइए। फिर इसका तीसरा और आखिरी पॉइंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि इन ऑर्डर टू रेज इट टू अ वर्टिकल height h, in order to raise it to a vertical height h, the effort P has to move distance L along the path AB। तीसरा पॉइंट इसका हमें क्या बता रहा है कि इन ऑर्डर टू रेज इट टू अ वर्टिकल हाइट h, कि ये जो हमारे पास लोड है, अगर इसको हम लोगों ने रेज करना है h हाइट के ऊपर, इसको उठाना है h हाइट के ऊपर, इन ऑर्डर टू रेज इट टू अ वर्टिकल हाइट h, अगर इस लोड को हमने उठाना है हाइट h के ऊपर,
द एफर्ट P हैज़ टू मूव डिस्टेंस L। तो लाजमी तौर पे ये जो P है या फिर जो हमारी एफ़र्ट है, जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको रेस करने के लिए, इसको मूव करने के लिए, इसको क्या करवाना होगा कि इस लोड को इस L डिस्टेंस तक मूव करवाना होगा। अगर इसको हमें इस वाले लोड को हमें h हाइट के ऊपर लेके जाना है, तो हमारी वाली जो फोर्स है, हमारी जो एफ़र्ट है, इसको, इस लोड को L डिस्टेंस मूव करवाना होगा। द एफर्ट P हैज़ टू मूव द डिस्टेंस L along द पैथ AB, कि हमारी जो फोर्स या हमारी जो ये एफ़र्ट है, इसको, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाना होगा। तीसरा पॉइंट हमें ये बता रहा है सिंपली कि अगर इस ऑब्जेक्ट को, अगर इस लोड को हमें हाइट h के ऊपर लेके जाना है, तो हमारी जो एफ़र्ट है उसको क्या करना होगा कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि L है, ये इसको मूव करवाना होगा। तो ये थे इसके मैकेनिकल एडवांटेज के पॉइंट्स। अब जब हमने इस चैप्टर का पहला लेक्चर जो है वो डिस्कस किया था, पहले लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो भी हम लोग वर्क डन मशीन के ऊपर कर रहे होते हैं या लोड के ऊपर कर रहे होते हैं, उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं, और जो मशीन हमें वर्क डन करके दे रही होती है या फिर जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा होता है मशीन के ज़रिए से, उसे हम लोग जो है वो आउटपुट बोलते हैं। इनपुट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर लिखें तो इनपुट जो है वो इक्वल होता है वर्क डन बाय एफर्ट, और जो आउटपुट होता है हमारे पास वो होता है वर्क डन बाय लोड। ये वाली बात जो है वो हमने इसी चैप्टर के पहले वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी कि इनपुट जो है वो वर्क डन बाय एफर्ट होता है और आउटपुट जो होता है वो वर्क डन बाय लोड होता है। अब इन्हीं की अगर हम लोग वैल्यूज़ कैलकुलेट करें तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। इसी इनपुट और आउटपुट की अगर हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करें तो इनपुट की वैल्यू कैसे निकलेगी? इनपुट चूँकि वर्क डन है, एफर्ट ने जो वर्क डन किया है वो है, तो वर्क डन का फार्मूला जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास P है, और इस P ने जितना डिस्टेंस मूव करवाया है इस ऑब्जेक्ट को वो हमारे पास L है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो P इंटू L जो है वो हमारे पास इनपुट आ जाएगा। इसी तरह अगर आउटपुट की वैल्यू निकालना चाहें तो आउटपुट जो होता है वो इक्वल होता है, वो भी चूँकि वर्क डन है जो कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा, और आउटपुट क्या है? वर्क डन बाय लोड। लोड ने जितना जो है वो वर्क डन करवाया है, लोड नीचे की तरफ लग रही है, और इस फोर्स ने जो है वो डिस्टेंस कितना मूव करवाया है इसको, या फिर ये लोड है, ये वाली फोर्स है, और जो मशीन ने हमें काम करके दिया, ये मशीन ने जो रिज़ल्ट दिया हमें, वो क्या किया कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे ले गई, इस ऑब्जेक्ट को जो रेस करवा दिया। तो फोर्स जो थी वो यहाँ पे W थी, और जो डिस्टेंस था यहाँ पे वो h था। तो ये आउटपुट आएगा मशीन की तरफ से, जो मशीन ने जो है वो काम किया है, ये इनपुट और ये आउटपुट। अब अगर वही वाला लेक्चर हम लोग रिवाइज़ करें तो उस लेक्चर के अंदर हमने एक और बात डिस्कस की थी कि जो आइडियल मशीन होती है, ऐसी मशीन जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन हम जितनी भी मशीन्स बनाते हैं उसी आइडियल मशीन के ऊपर बनाते हैं। वो आइडियल मशीन जो होती है उसकी एफिशिएंसी जो होती है वो 100% होती है, और एफिशिएंसी 100% होने का मतलब ये है कि हम जितना इनपुट उसको दें वो उतना ही आउटपुट जो है वो हमें करके दे दे, और 100% किसी भी मशीन की एफिशिएंसी नहीं होती रियल के अंदर। तो हम आइडियली क्या करते हैं कि ऐसी मशीन जो है वो हम लोग सोचते हैं, या फिर ऐसी मशीन जो है वो दिमाग में लाते हैं जब भी कोई मशीन बना रहे होते हैं, तो उस आइडियल मशीन के साथ कंपेयर करते हैं कि हमें जो रिज़ल्ट मिले वो 100% मिले, मतलब हमारी कोई भी ऐसी फोर्स जो है वो ज़ाया ना हो। हम खुद भी अगर हमारी भी एग्जांपल लें तो हम जो तैयारी करते हैं पेपर्स वगैरह की वो 100% के लिए करते हैं, लेकिन 100% कभी भी आता नहीं है। तो ये जो 100% है ये आइडियल है, जिसके लिए या फिर जिसको देखते हुए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे होते हैं। हम अपनी तैयारी 100% नंबर्स लेने के लिए करते हैं, 100% लेने के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारी परसेंटेज आती है वो 90s के अंदर आती है, या फिर 98 वगैरह इस तरह से आती है, कभी भी 100% नहीं आती। तो इसी तरह जो हमारी मशीन्स होती हैं, जब हम लोग उनको बनाते हैं, जब हम लोग उनको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो वो आइडियल को सोच के करते हैं कि जो हमारी मशीन है वो 100% जो है वो एफिशिएंसी दे हमें।
लेकिन हमें पता है चूँकि रियल के अंदर कभी भी कोई चीज़ आइडियली एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर ऐसी चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती जो कि 100% हमें वर्क करके दे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन की फोर्स होगी और काफ़ी सारी दूसरी फोर्सेस होंगी जो कि इसको 100% एफिशिएंट होने से रोकेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि फॉर एन आइडियल मशीन, कि आइडियल मशीन के अंदर क्या होता है कि इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट, कि हम जितना वर्क डन करें उस मशीन के ऊपर उतना ही वर्क डन जो है वो आगे से हमें मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट की वैल्यूज़ पुट करें, जो कि इनपुट की वैल्यू है P मल्टीप्लाई बाय L इज इक्वल्स टू W मल्टीप्लाई बाय H, तो हमारे पास जो एक फार्मूला बना है, जो इक्वेशन बनी वो ये वाली बनी। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे कि मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। और मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे कि ये जो P है ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा और यहाँ इस पूरी चीज़ से जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ L रह जाएगा, W मल्टीप्लाई बाय H अपॉन P। अब ये जो H है अपॉन P, अब ये जो H है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरी इक्वेशन के साथ, इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो L अपॉन H इज इक्वल टू W अपॉन P। और ये जो W अपॉन P है ये हमें पता है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज के इक्वल होता है। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो W अपॉन P के इक्वल होता है। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला बनेगा मैकेनिकल एडवांटेज का, अगर हम मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे रखें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू L अपॉन H, यानी कि ये वाली L और अपॉन में H। ये इसका एक तो फार्मूला हो सकता है, मतलब ये वाला भी इसका फार्मूला हो सकता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर इसको कंसीडर करें तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर क्या पढ़ा था कि सबसे बड़ी जो साइड होती है या फिर 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और जो थीटा की बिल्कुल अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और थीटा की जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। तो अगर इस वाले ट्राइंगल को देखें ABC को, तो ABC के अंदर ट्राइंगल के अंदर यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस जो है वो है L के इक्वल। ये जो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग L बोल रहे हैं, या फिर ये L ही है क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है। और अगर थीटा ये वाला कंसीडर कर रहे हैं तो इसकी जो अपोजिट साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो H के इक्वल है, ये L हो गया, ये हमारे पास H हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा अप्लाई करें, तो अगर साइन थीटा यहाँ पे अप्लाई करें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर यानी कि H और अपॉन में हाइपोटेन्यूस जो कि है L। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनी, एक इक्वेशन बनी। अब अगर हम इसको कंपेयर करवाने के लिए दोनों को पलट दें, यानी कि L को ऊपर ले जाएं और H को नीचे ले आएँ, और हमें पता है कि डिनोमिनेटर के अंदर अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, डिनोमिनेटर के अंदर अगर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो अगर इस पूरी इक्वेशन को हम लोग यूँ पलट के लिख दें, यूँ पूरी उलट के लिख दें, तो क्या चीज़ बनेगी, 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू L अपॉन H। 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन H। ये दोनों हमने यूँ पलट के लिख दिया जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। अब ये जो L अपॉन H है ये इस मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले के अंदर आ रहा है, और अगर इस L अपॉन H को हम लोग रिप्लेस करें 1 अपॉन साइन थीटा से तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि L अपॉन H की वैल्यू जो यहाँ पे हमने निकाली है वो 1 अपॉन साइन थीटा है। तो फाइनली जो हमारे पास फार्मूला बनेगा इसके मैकेनिकल एडवांटेज का वो बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा, और ये इसका जो है वो फाइनल फार्मूला है, और यही इंक्लाइन प्लेन का जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और ये जो फार्मूला मैकेनिकल एडवांटेज का आया है, ये जो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू आई है इंक्लाइन प्लेन के लिए, ये हमें क्या बता रही है कि मैकेनिकल एडवांटेज का थीटा के साथ एंगल के साथ
इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये कि ये जो एंगल है इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, जितनी ज़्यादा हम लोग एंगल जो है वो कम रखेंगे, हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है इस इंक्लाइंड प्लेन का वो उतना ज़्यादा आएगा। मतलब ये कि इसको जितना हम लोग थीटा की वैल्यू कम रखेंगे, हमारे पास जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो उतना ज़्यादा आएगा। और मैकेनिकल एडवांटेज उतना ज़्यादा आने का मतलब ये है कि हमें कम एफ़र्ट लगानी पड़ेगी इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाने के लिए। मतलब ये कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 चीज़ें हैं, एक ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, और फॉर एग्जांपल एक जो है वो ये एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, और इसको थोड़ा सा जो है वो हम लोग नीचे और ज़्यादा नीचे बना देते हैं। एक ही एंगल है, एक ही एंगल है, और एक जो है वो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एंगल है। पहली ये वाली, दूसरी ये वाली, और तीसरी ये वाली। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन तीनों कंडीशंस के ऊपर सबसे कम एफ़र्ट कौन सी वाली कंडीशन के ऊपर लगानी पड़ेगी हमें, तो वो ये वाली होगी, फर्स्ट वाली, कि सबसे कम एफ़र्ट जो है वो हमें इस वाली कंडीशन पे लगानी होगी। यानी कि कम एफ़र्ट के साथ हम किसी चीज़ को हाइट के ऊपर ले जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंगल है वो इनसे काफ़ी कम है, इसका इससे ज़्यादा है, और जो ये वाली है इसका इससे भी ज़्यादा है। तो आप खुद भी अगर देखें तो अगर इंक्लाइंड प्लेन बिल्कुल यूँ लगाओ तो आप उसके ऊपर एक तो चल भी नहीं सकते, और अगर चल भी लो तो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है वो फोर्स या फिर एफ़र्ट जो है वो लगानी पड़ेगी ऑब्जेक्ट्स को ऊपर ले जाने के लिए। और थीटा या फिर इंक्लिनेशन जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी कम जो है वो हमें एफ़र्ट लगानी पड़ेगी, और उतनी कम जो है वो हम एफ़र्ट लगा के उस ऑब्जेक्ट को उठा के लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये इंक्लाइन प्लेन है इसके अंदर एक बात जो है वो याद रखने की ये है कि ये जो थीटा होता है, ये थीटा होता है, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए, 0 डिग्री से, और हमेशा हमेशा जो है वो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ये जो थीटा की वैल्यू है ये हमेशा हमेशा 0 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन हो, एक इंक्लाइन प्लेन हो और उसका जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का मतलब कि ये एक्स एक्सिस है और ये जो है वो हमारे पास इंक्लाइन प्लेन पड़ा हुआ, पट्टा पड़ा हुआ 0 डिग्री, तो ये तो इंक्लाइन हुआ ही नहीं, 0 डिग्री पे तो इंक्लाइन हुआ ही नहीं। इंक्लाइन तो तब होगा जब आप थोड़ा सा ऊपर 0 डिग्री से बढ़ाओगे, 1 डिग्री करोगे तो यहाँ तक आएगा कुछ, 2 डिग्री 3 डिग्री, फिर करते करते ऊपर तक जाओगे। तो 0 से बड़ा होना चाहिए ये जो एंगल है, ये जो थीटा है ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री क्या होता है ये, अब फ़र्ज़ करो कि एक इंक्लाइन प्लेन जो है वो यूँ पड़ा हुआ है और ये 90 डिग्री पे जो है वो इंक्लाइन तो हुआ नहीं, ये तो बिल्कुल वर्टिकल हो गया। मतलब ये कि वही पहले वाली बात कि आप डायरेक्ट यूँ एफर्ट लगाओ और डायरेक्ट जो है वो चीज़ को ऊपर की तरफ उठाओ। तो जो थीटा है ये 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री भी ना हो और 90 डिग्री भी ना हो, इनके दरमियान दरमियान हो। 0 से लेकर 90 डिग्री के दरमियान कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो और ना ही 90 डिग्री हो। तो ये था इसका मैकेनिकल एडवांटेज, जो कि फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बना था वो ये बना था, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा। और हमें ये बात बता रहा है कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो थीटा के साथ इन्वर्स रिलेशन में है। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने इंक्लाइंड प्लेन की डेफिनेशन और इसका मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो कैलकुलेट किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।